जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या जो यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं करते हैं फिर भी अपना कीमती समय निकाल करके हमारे वीडियोस को देखते हैं, लेक्चर को सुनते हैं और कमेंट के जरिए अपने विचार को भी हम तक पहुंचाते हैं। तो आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन में हम लेकर के आए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया ऐतिहासिक फैसला। यह फैसला एससी और एसटी कैटेगरी से संबंधित है और क्या किए गए हैं बदलाव सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लिए गए फैसलों से, और अब इसका एससी और एसटी समुदाय पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आइए समझते हैं विस्तार से पूरा मामला। क्या है पूरा मामला? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये कहा गया है कि राज्यों को एससी और एसटी का उप वर्गीकरण करने का अधिकार है, यानी कि यह अधिकार पहले नहीं दिया गया था। पहले यह अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन था। अब इसमें राज्य को भी अधिकार मिल गया है कि वे एससी और एसटी के अंतर्गत जो अन्य जातियां हैं, अन्य समुदाय हैं, यानी कि उनका उप वर्गीकरण वे कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसको करने के पीछे का जो मकसद है वो ये है कि अधिक वंचित जातियों को, यानी कि कुछ ऐसी भी जातियां हैं या कुछ ऐसे समुदाय हैं एससी और एसटी के अंतर्गत जो सदियों से वंचित रहे हैं, शोषित रहे हैं, और उनको अब वर्गीकृत करके आरक्षण के अंदर आरक्षण दे करके उनको भी उत्थान के लिए कार्य किया जा सकेगा। तो यानी कि उनको आरक्षण के अंतर्गत कोटा दिया जा सके, ऐसा विधान किया गया है। यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 6:1 से 1 के बहुमत से स्वीकार किया है। यानी कि इसमें इस फैसले में सबसे पहली बात तो ये कि डीवाई चंद्रचूड़ जो कि अध्यक्ष थे, 7 न्यायाधीश इस फैसले में बैठे थे। बहुमत दिया गया है 6:1 का, और इस बहुमत के अंतर्गत इस फैसले को स्वीकार किया गया है। दूसरी बात ये है, अन्य बात की इसमें 6 फैसले टोटल सुनाए गए हैं। उप वर्गीकरण का आधार यह बताया गया है कि राज्यों द्वारा मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों के द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए, यानी कि राज्य इस बात का आंकड़ा तैयार करेगा, इसका एनालिसिस करेगा कि उनका प्रदर्शन क्या है ऐसी जातियों का, और उस प्रदर्शन के द्वारा यह निर्धारित करेगा कि उनका वर्गीकरण किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि यह जो फैसला था यह पंजाब सरकार द्वारा एक दायर मुख्य याचिका थी जिसमें सुनवाई की जा रही थी। इसमें पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को चुनौती दी गई थी, और केंद्र सरकार के द्वारा दोनों जातियों के वर्गीकरण के पक्ष में भी थी। यानी कि यह जो चैलेंज दिया गया था इस पर से पहले भी और वर्तमान में भी केंद्र सरकार इस बात को लेकर के इस पक्ष में थी कि ये जो दोनों जातियां हैं, यानी कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, इनके अगर इनका वर्गीकरण किया जाए या इनका उप वर्गीकरण किया जाए तो वह बेहतर होगा। इस पक्ष में केंद्र सरकार पहले से थी और वर्तमान में भी है। अब बात यह है कि यह भी कहना है कोर्ट का कि इसके अंतर्गत जो एससी और एसटी हैं, एससी और एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान की जानी चाहिए। तो क्रीमी लेयर क्या होता है? क्रीमी लेयर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों जातियों के अंतर्गत, यानी कि जो एससी है यानी कि अनुसूचित जातियां हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं, इन दोनों जातियों के भीतर भी कुछ ऐसी उपजातियां हैं जो सदियों से वंचित रही हैं और समाज की मुख्य धारा से वे कटी हुई हैं। उनके उत्थान के लिए सरकार को और न्यायालय को भी कुछ कार्य करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो सके। तो यह है क्रीमी लेयर, इस बात की पहचान की जाए कि ऐसी कौन सी उपजातियां हैं जिनका कल्याण किया जा सके। अब बात यह आती है कि ईवी चिनैया का एक मामला था जिसमें यह कहा गया था कि इनका जो वर्गीकरण है वह संविधान के अनुच्छेद 14, यानी कि अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकारों की बात कही गई है। तो उसका कहना था कि उनके फैसले में कि यह बात कि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा, तो यानी कि वर्गीकरण ना किया जाए, ऐसी बात कही गई थी। लेकिन
बाद में 2004 में ये बात कहा गया था कि केवल संसद जो है वह अनुच्छेद 141 के तहत राष्ट्रपति सूची से अनुसूचित जातियों को बाहर कर सकती है, यानी कि राज्य नहीं कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ केंद्र का यह अधिकार होगा कि वह अनुच्छेद 141 के शक्ति का उपयोग करके राष्ट्रपति की सूची से अनुसूचित जातियों को बाहर करे, यानी उनकी पहचान करे। दूसरी बात ये कि उनकी पहचान करें। और बाद में क्या हुआ कि पंजाब सरकार की एक दलील कही गई जो 27 अगस्त 2020 में था। इस पर अरुण मिश्रा ने या उनकी पीठ ने असहमति जताई थी। उन्होंने कहा था कि वे जो है पंजाब सरकार की इस दलील पर सहमत नहीं है, जहां पर उन्होंने कहा था अनुसूचित जातियों की वर्गीकरण को लेकर के बात कही गई थी। बाद में उन्होंने क्या कहा कि इस फैसले को आगे ट्रांसफर कर दिया गया कि इस पर बड़ी बेंच जो है वह इस पर सोचे, विचार करे, सुनवाई करे और फैसला वह अपने अनुसार करे। इसलिए अरुण मिश्रा की पीठ ने इसको आगे बढ़ा दिया था। अब बात यह है कि राज्य की जो अनुसूची 341 है उसके तहत ये कहा गया है वर्तमान में कि राज्य उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह कही गई है कि इस 141 के तहत इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उचित नहीं, 142 के तहत इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुचित नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर राज्य सरकार इस तरीके के व्यवधान, अगर इस तरह की गतिविधियों में अपना व्यवधान लेकर आती है तो जो अनुच्छेद 142 है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट उसको अनुचित ठहरा सकता है, यानी कि वह न्याय संगत नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो वित्त पोषित संस्थान है, यानी कि उच्च शिक्षण जो संस्थान है, वहां पर इनके लिए यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग अलग आरक्षण कोटे दिए गए हैं। वही आरक्षण कोटे इस प्रकार से हैं, जैसे आप देखेंगे कि एससी कैटेगरी के लिए यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए 22.5% की सीट आरक्षित की गई है। वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे तो 7.5% की सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए भी आरक्षित की गई है। और यही मानदंड रोजगार के क्षेत्र में भी लागू किया गया है और उसे न्याय संगत माना गया है। दूसरी तरफ यह भी आंकड़ा प्रदर्शित करता है कि पंजाब और हरियाणा में एससी और विशेष करके एसटी समुदाय की आबादी नहीं है, यानी कि जिस सरकार ने इसकी दलील अपने न्यायालय के सामने रखा था उसके अपने खुद के राज्य में यानी कि पंजाब और हरियाणा में एसटी कैटेगरी के लोग नहीं हैं, यह बात आंकड़ों से सिद्ध होती है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये है कि एससी और एसटी कैटेगरी के अंतर्गत वहां पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का फैसला लिया है कि अब केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार भी उनका उपवर्गीकरण कर सकती है, यानी कि यह अधिकार केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी सौंप दिया गया है। फिलहाल दोस्तों आरक्षण कोटे को लेकर के आपकी क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट के जरिए जरूर पहुंचाएं। आप इस सेशन पर और आज के इस टॉपिक पर भी अपना विश्लेषण करते हुए अपने विचार जरूर व्यक्त करें। दोस्तों सेशन को यही विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा और अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी यूपीएससी की तैयारी तब तक जारी रखें जब तक कि आप यूपीएससी को क्रैक नहीं कर ले जाते हैं। फिलहाल दोस्तों आपसे विदा होते हैं। जय हिंद।